यहाँ पर इस वीडियो के अंदर हम पीएच स्केल को समझेंगे। पीछे की वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो उनको आप एक बार जरूर देखकर उसके बाद ही इस वीडियो को देखें। तो यहाँ से हम इसको आरंभ कर देते हैं। पहला प्रश्न पीएच स्केल से संबंधित आता है कि पीएच स्केल की आवश्यकता क्यों पड़ी, पीएच स्केल की आवश्यकता क्यों पड़ी, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। तो सीधा सीधा आंसर आप क्या बताओगे कि पीएच स्केल की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि अम्ल व क्षार के सामर्थ्य को मापना है। हमें ये पता करना है कि कोई पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय है, कोई पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय है। तो अम्लीयता या क्षारीयता की पहचान के लिए इसका निर्माण हुआ विद्यार्थियों, पीएच स्केल का निर्माण हुआ। इसके अतिरिक्त हम ये भी कह सकते हैं कि कोई अम्ल कितना प्रबल है या कोई क्षार कितना प्रबल है, या हम ये भी कह सकते हैं कि कोई अम्ल कितना दुर्बल है या कोई क्षार कितना दुर्बल है। तो किसी भी अम्ल के दुर्बल होने या प्रबल होने की पहचान या किसी भी क्षार के प्रबल या दुर्बल होने की पहचान हम किसके माध्यम से कर सकते हैं, पीएच स्केल के माध्यम से कर सकते हैं। तो ये वाले बिंदु आप इसके अंदर याद रख सकते हैं कि पीएच स्केल की आवश्यकता क्यों। पहला प्रश्न आपने नोट कर दिया होगा कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। और दूसरा प्रश्न यहां से आता है पीएच स्केल किसका मापन करता है, पीएच स्केल किसका मापन करता है। तो देखिए इधर पीएच स्केल विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को मापता है। जैसे कि क्या है, ये कोई बीकर बना दिया मैंने, ये बीकर है और इस बीकर के अंदर हमने किसी विलयन को भर रखा है, इस किसी विलयन को भर रखा है और इस विलयन के अंदर हमें क्या चेक करना है, तो इस विलयन के अंदर हमें चेक करना है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कितनी है। हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता अगर अधिक होगी तो पदार्थ कैसा होगा, अम्लीय होगा। और अगर हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता कम होगी या हम यूं कहें कि हाइड्रोक्सिल आयनों की सांद्रता अधिक होगी तो वह पदार्थ कैसा होगा, क्षारीय पदार्थ होगा। तो पीएच स्केल के अंदर विलयन में उपस्थित H+ आयन की सांद्रता या हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता को कैलकुलेट किया जाता है। तो पहले अक्षर इस P का अर्थ हो जाएगा पुषांश या पोटेंस। ये पुषांश या पोटेंस शब्द जर्मन शब्द है। कैसा शब्द है विद्यार्थियों, जर्मन शब्द है। क्या है, पुषांश या पोटेंस। अगर हम इसका बात करें तो पुषांश या पोटेंस शक्ति का सूचक होता है। किसका सूचक होता है, शक्ति का सूचक होता है। तो पहली बात आप समझ चुके होंगे कि पीएच के अंदर P अक्षर का अर्थ होता है पुषांश या पोटेंस, जो कि एक जर्मन शब्द है जो किसका सूचक होता है, शक्ति का, पावर का सूचक होता है, सामर्थ्य का सूचक होता है। दूसरा अक्षर यहां पे आ रहा है H। क्या आ रहा है, H। H का अर्थ है हाइड्रोजन आयन। क्या अर्थ है, हाइड्रोजन आयन, या हम इसको कहते हैं H+ आयन, H+ आयन, हाइड्रोजन आयन या H+ आयन। इसी के अंदर हम आगे बात करते हैं कि जो ये पीएच स्केल है, इस पीएच स्केल को देने वाले वैज्ञानिक कौन थे, क्योंकि किसी ना किसी को कोई ना कोई तो बनाता ही है, ऐसे वो हमारे सामने नहीं आती। अगर हम यहाँ पे बल्ब जलाते हैं, ट्यूबलाइट जलाते हैं, आज कोई भी मशीनरी सिस्टम बना हुआ है तो वो किसी ना किसी वैज्ञानिक के माध्यम से हमारे पास पहुंचा है। तो जिसने पीएच स्केल को बनाया था उसका नाम है सोरेनसन। सोरेनसन ने पीएच स्केल को बनाया था कब, 1909 के अंदर।
तो कुछ प्रश्न इस स्लाइड से आपके क्लियर हो गए होंगे। कौन से प्रश्न आपके सॉल्व हो गए हैं उनको एक नजर देख लीजिए। तो जो प्रश्न यहां से आपके सॉल्व हुए उनको मैं बता देता हूं। पहला प्रश्न कि पीएच स्केल की आवश्यकता क्यों? क्योंकि अम्ल व क्षार की सामर्थ्य को मापना है। अम्ल व क्षार की सामर्थ्य को मापना है। दूसरा प्रश्न, पीएच स्केल किसका मापन करता है? तो इसका आंसर क्या होगा? हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को मापता है। तीसरा प्रश्न, पीएच के अंदर जो दो अक्षर है इसका अर्थ क्या है? तो पहले का अर्थ पुष्पांश, दूसरे का अर्थ हाइड्रोजन आयन। चौथा प्रश्न कि पीएच स्केल देने वाले वैज्ञानिक कौन थे? तो सोरेनसन थे, जिन्होंने सन 1909 के अंदर पीएच स्केल दी थी। तो ये यहां पर ऐसे प्रश्न 4 से 5 प्रश्न आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। चलते हैं हम आगे नेक्स्ट स्लाइड में। पीएच किसे कहते हैं? ये यहां पे प्रश्न है। पीएच, विद्यार्थियों अगर साथ साथ में नोट्स बना रही हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बना रहे हैं तो बनाने का प्रयास कीजिए। पीएच किसे कहते हैं? तो हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता का ऋणात्मक लोगेरिथम या लघुगणक पीएच कहलाता है। तो यहां पे मैंने लिखा ये पीएच, इधर से देख लीजिए, यहां पे मैंने लिखा पीएच बराबर हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता का ऋणात्मक लोगेरिथम, यानी कि लोगेरिथम का मतलब है लॉग। इसका अर्थ क्या है? लॉग। ये कैसा होगा? नेगेटिव। तो माइनस का लॉग, इसको हमने ले लिया 10, माइनस लॉग 10। किसकी सांद्रता की बात कर रहे हैं? हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता। तो यहां पे हमने कोष्टक में क्या लिख दिया? हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता लिख दी। बन गया सूत्र, बन गई परिभाषा। हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता का ऋणात्मक लोगेरिथम या लघुगणक क्या कहलाता है? पीएच कहलाता है। बड़े आसान तरीके से परिभाषा बन जाती है। वापस से सुनिए, हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता का ये ऋणात्मक लोगेरिथम क्या कहलाएगा? पीएच कहलाएगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं, आसान तरीके से परिभाषा को याद रख सकते हो। दूसरा बिंदु इसी के अंदर, पीएच स्केल विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को मापता है, जो कि मैंने आपको पीछे समझा दिया। यहां पे आप देख सकते हो, जो मैंने फॉर्मूला यहां पे लिखा था वही का वही फॉर्मूला यहां पे लिखा हुआ है। माइनस लॉग 10 H प्लस, पीएच बराबर माइनस लॉग 10 H प्लस, ये परिभाषा से सूत्र बन जाता है। जब हम किसी अम्ल को या किसी क्षार को जल के अंदर डालते हैं, किसके अंदर डालते हैं विद्यार्थियों? जल के अंदर डालते हैं। जब इस अम्ल को जल में डाला जाता है तो अम्ल का जलीय विलयन बन जाता है। क्या बन जाता है? अम्ल का जलीय विलयन बन जाता है। अब जो ये अम्ल का जलीय विलयन बना है, तो आरेनियस की थ्योरी अब आपको याद आ रही होगी। आरेनियस ने क्या कहा था कि अम्ल जल में घुलकर H प्लस आयन देते हैं, यानी कि जो ये अम्ल होंगे ये जब जल में घुलते हैं तो H प्लस आयन देते हैं। तो अम्ल से कौन सा आयन मुक्त हो गया? H प्लस आयन मुक्त हो गया। लेकिन अगर हम सामान्यतः नॉर्मली अवस्था में बात करते हैं तो ये H प्लस जो आयन होते हैं ये स्वतंत्र नहीं रह सकते, मुक्त अवस्था में नहीं रह सकते। यहाँ पर जितने भी H प्लस आयन बनते हैं ये स्वतंत्र या मुक्त अवस्था में नहीं रहते हैं, ये किसके साथ जुड़ जाते हैं?
जल के साथ जुड़ जाते हैं, या हम कहेंगे ये जल योजित हो जाते हैं। जल योजित का मतलब है जल के साथ संयोजित हो जाते हैं। वैसे हम ये पीछे आरएनएस की संकल्पना के अंदर पढ़ चुके हैं कि H+ आयन स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहते हैं या मुक्त अवस्था में नहीं रहते हैं, ये जल के साथ जुड़ जाते हैं और कौन सा आयन बनाते हैं, हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं। ये भी हम पीछे आरएनएस के सिद्धांत के अंदर संकल्पना के अंदर पढ़ चुके हैं कि जल योजित हो जाते हैं और हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं। और हाइड्रोनियम आयन को हम कैसे लिखते हैं, H3O+ लिखते हैं, तो हाइड्रोनियम आयन बन जाएगा। कब बनेगा, जब H+ आयन जल योजित हो जाएगा, यानी कि जल से जुड़ जाएगा तो क्या बना देगा, हाइड्रोनियम आयन बना देगा, जिसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं H3O+ हाइड्रोनियम आयन। इस पूरे को मैं एक बार हटा रहा हूं, अब इसको आगे देखते हैं। अतः अब जो ये pH हमने पहले लिखा था, pH को -log10H+ लिखा था। ध्यान से समझना विद्यार्थियों, पहले हमने pH का सूत्र क्या लिखा था, pH बराबर हमने लिखा था -log10H+, हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता का ऋणात्मक लोगेरिथम। यहां पर जो ये हाइड्रोजन आयन थे किसके साथ में संयोजित हो गए, जल के साथ में, और क्या बना दिया, हाइड्रोनियम आयन बना दिया। तो क्या हम इसकी जगह हाइड्रोनियम आयन नहीं रख सकते, तो बिल्कुल रख सकते हैं। तो आगे का जो फॉर्मूला बनेगा pH बराबर -log10H3O+ बनेगा, यानी कि हाइड्रोनियम आयन का हाइड्रोनियम आयनों की सांद्रता का ऋणात्मक लोगेरिथम, ऋणात्मक लोगेरिथम या लघुगणक क्या कहलाता है, pH कहलाता है। तो दोनों परिभाषा लिख सकते हो, दोनों सही है, दोनों लिखना चाहते हो तो दोनों लिख सकते हो, नहीं तो एक तो आपको लिखना ही है। अगर आपको ये वाली याद आ रही है तो ये वाली लिख देना, अगर आपको ये वाली याद आती है तो ये वाली लिख देना। अगर दोनों याद आती हैं तो और अच्छी बात है, दोनों समझ में आ चुकी हैं तो और अच्छी बात है। आगे चलते हैं हम। हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता जितनी अधिक होगी pH का मान उतना ही अधिक होगा। देखिए, अगर हाइड्रोजन आयन H+ आयनों की सांद्रता अगर किसी विलयन में ज़्यादा है, इसका मतलब है वो विलयन कैसा होगा, अम्लीय होगा। अगर किसी विलयन में H+ आयनों की सांद्रता विद्यार्थियों कम है, इसका मतलब है वो विलयन अम्लीय नहीं होगा या दुर्बल अम्लीय विलयन होगा। इसको और देख सकते हो आप कि हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता जितनी अधिक होगी pH उतना कम होगा। नोट करें इस चीज को, pH क्या होगा, कम होगा। यहां पे मैं लिख देता हूं, अगर H+ आयनों की सांद्रता अधिक तो pH का मान कम, और pH जितना कम वो क्या होगा, अम्ल होगा। अगर हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता कम होगी तो pH क्या होगा, अधिक, और pH अधिक होगा तो वो विलयन कैसा होगा, या तो वो दुर्बल अम्लीय होगा, या फिर वो क्षारीय भी हो सकता है। तो इस प्रकार से अगर आप याद रखते हो तो कोई समस्या वाली बात नहीं रहती है कि हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता अधिक, pH कम, पदार्थ अम्लीय, हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता कम, pH का मान ज्यादा, pH का मान ज्यादा, पदार्थ क्षारीय। इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, जो जल होता है, वाटर, जल,
जल का सामान्यतः pH मान कितना होता है? जल का pH मान होता है 7। जल होता है उदासीन। वो मैं आपको आगे पूरी की पूरी pH स्केल को समझाऊंगा, आप थोड़ा सा धैर्य बना के रखें। मैं आपके लिए डायग्राम भी लेके आया हूँ, डायग्राम की सहायता से अच्छी तरीके से समझाने का, एक्सप्लेन करने का मैं प्रयास करूंगा। तो पूरी वीडियो के अंदर आप साथ में जरूर बने रहें। तो उदासीन जल के लिए हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता कितनी होती है? तो हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता होती है 1 गुणा 10 की पावर -7, 1 गुणा 10 की पावर -7 मोल प्रति लीटर। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं। परीक्षा के अंदर डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है कि उदासीन, क्या प्रश्न पूछा जाता है? उदासीन जल के लिए हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता कितनी होती है? 1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻7 मोल पर लीटर। अब दूसरा प्रश्न सुनिए, सांद्रता का मात्रक, सांद्रता का मात्रक क्या होता है? अब यहां पे मैं सांद्रता की ही तो बात कर रहा हूं, और सांद्रता के पीछे यहां पे क्या लिख दिया? मोल प्रति लीटर लिख दिया। तो ये लिख दिया मोल प्रति लीटर। ऐसे प्रश्न विद्यार्थियों बनते नहीं हैं, लेकिन नहीं बने ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसे प्रश्न आ भी सकते हैं, वो आपका कॉमन सेंस तय करेगा, वो आपकी तैयारी तय करेगी कि आपने किस लेवल तक मेहनत की है। जितनी ज्यादा मेहनत करोगे उतने नंबर कम, उतने कम अंक कटने की संभावना रहती है। तो यहां पर इस प्रकार के प्रश्न न तो आपकी बुक के अंदर होंगे, न ही अंदर की तरफ ये होंगे। ये वो प्रश्न हैं जो अंदर से एग्जामिनर आपको दे सकता है। तो ऐसे प्रश्नों को आप जरूर से कंप्लीट क्लियर रखें। चलिए नेक्स्ट। अब pH स्केल की सहायता से हम अच्छे से समझेंगे कि pH स्केल क्या होती है, इसका पैमाना कहां से कहां तक होता है। तो अगर हम बात करें pH स्केल की, तो इसका पैमाना होता है 0 से लेकर 14 तक। 0 से लेकर कितने तक होता है? 14 तक होता है। किसका पैमाना? pH स्केल का पैमाना। अगर pH का मान 7 से कम है, विद्यार्थियों कितना कम है? 7 से कम है। अगर pH का मान 7 से कम है, इसका मतलब है वो पदार्थ अम्लीय है। अगर pH का मान 7 से अधिक है या 7 से ज्यादा है, इसका मतलब हुआ वो पदार्थ क्षारीय है। 7 से कम अम्लीय, 7 से ज्यादा क्षारीय। लेकिन अगर किसी पदार्थ का pH मान 7 है, अगर वो उस पदार्थ का pH मान 7 है, तो उसको हम कहते हैं न्यूट्रल, या हम उसको कह देंगे उदासीन। न्यूट्रल या उदासीन। तो कोई भी पदार्थ न्यूट्रल या उदासीन कब होता है? जब कभी भी उसकी pH मान, उसका pH मान कितना होता है? 7 होता है, 7 होता है। इसके बारे में तो मैं आपको पहले समझा चुका हूं कि हाइड्रोजन आयनों की अगर सांद्रता अधिक है तो प्रबल अम्ल होगा, अगर हाइड्रोक्सिल आयनों की सांद्रता अधिक है तो प्रबल क्षार हो जाएगा। विद्यार्थियों, अगर यहां पर हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता H+ आयनों की सांद्रता अगर अधिक है तो वह प्रबल अम्ल होगा। अगर हाइड्रोक्सिल आयनों की सांद्रता अधिक है, हाइड्रोक्सिल का मतलब है OH-, हाइड्रोक्सिल आयनों की सांद्रता अधिक है, इसका मतलब है वो क्षार होगा। कहने का मतलब है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये मैंने लिखा H+, ये यहां पे मैंने लिखा OH-। अगर हम यहां से यहां की ओर बढ़ते हैं, इसका मतलब है H+ आयनों की सांद्रता में धीरे धीरे क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है।
अगर हम यहां से यहां बढ़ते हैं, 1 से 14 की ओर बढ़ते हैं, इसका मतलब है OH माइनस आयनों की सांद्रता में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। अगर हम उधर से इधर आ रहे हैं मतलब अम्लीयता की ओर बढ़ रहे हैं, अगर हम इधर से उधर जा रहे हैं इसका मतलब हम किस ओर बढ़ते हैं, हम क्षारीयता की ओर बढ़ रहे हैं, क्षारीयता की ओर बढ़ रहे हैं। और अगर इधर आ रहे हैं तो हम अम्लीयता की ओर बढ़ रहे हैं। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, इसको जरूर याद रख लें। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में, आपकी मोबाइल स्क्रीन पे शो हो रही होगी एक और स्लाइड, और ये स्लाइड भी पीएच स्केल से रिलेटेड ही है, क्योंकि हम आज पूरा का पूरा पीएच स्केल का निचोड़ लेंगे। जो आपने पहले कभी पीएच स्केल पढ़ी होगी, पता नहीं कैसे पढ़ी होगी, लेकिन आज आप कुछ अलग पढ़ रहे हैं, मैं ऐसी आशा करता हूं। पीएच स्केल पैमाना मैंने बता दिया। नॉर्मली जो पीएच स्केल होती है वो कहाँ से आरंभ होती है, 0 से शुरू होती है और कहाँ तक खत्म होती है, 14 पर खत्म होती है। लेकिन यहाँ पर सीधा 1 से लिया है। अगर हम बात करें पीएच मान 1 की, तो 1 पीएच किसका होता है, तो गैस्ट्रिक एसिड जो होता है। अब आप कहोगे कि सर ये गैस्ट्रिक एसिड क्या होता है, तो गैस्ट्रिक एसिड होता है जठर रस। जठर रस, ये जठर रस कहाँ होता है, आमाशय के अंदर। एक नाम भी आपने सुना होगा, जठराग्नि। जठर अग्नि, जठर रस आमाशय के अंदर होता है, जो भोजन को गलाता है। इसका पीएच मान कितना होता है, 1 होता है। लेमन जूस, लेमन का मीन्स नींबू, नींबू का रस, नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है, 2 होता है। एप्पल खाया होगा, इसका जूस पिया होगा, इसका पीएच मान होता है 3। टोमेटो सॉस या टोमेटो की सब्जी को खाया होगा, इसका पीएच मान कितना होता है, 4। ब्लैक कॉफी पी होगी, पीएच मान होता है 5। दूध का पीएच मान होता है 6 और 7 के बीच विद्यार्थियों एक पीएच मान आप याद रख सकते हो, यहां पे मैं लिखा देता हूं 6.5। ये 6.5 विद्यार्थियों क्या है, ये मनुष्य के मुख का पीएच है। मनुष्य के मुख का पीएच मान कितना होता है, 6.5 होता है। प्योर वाटर, शुद्ध जल, पीछे बता चुका हूं, न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है, पीएच मान 7 होता है। अगर अंडे की बात करते हैं तो अंडे का पीएच मान 8 होता है। बेकिंग सोडा का पीएच मान 9 होता है। हैंड वॉश के साथ में ही यहां पर एक और चीज ऐड कर दीजिए आप, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान भी कितना होता है, 10 होता है। अमोनिया का जो सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन का मतलब विलियन, अमोनिया का मतलब अमोनिया ही, अमोनिया का विलियन, इसका पीएच मान होता है 11। ब्लीच का पीएच मान 12 होता है। ये ब्लीच होता है ब्लीचिंग पाउडर, जिसका सूत्र होता है CaOCl2। विरंजक चूर्ण का, या फिर हम इसे कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर, इसका पीएच मान 12 होता है। तो 7 से इधर आने पर एसिड होंगे, 7 से उधर जाने पर बेस होंगे, और 7 पर क्या होगा, न्यूट्रल होगा। चलिए हम आगे नेक्स्ट स्लाइड के अंदर चलते हैं। यहाँ पे भी एक पीएच स्केल आपको दी गई है, इसके अंदर भी यहाँ पे मैंने वही चीज़ें रखी हैं, केवल आप रिवीजन के लिए याद रख सकते हो। पीएच पैमाना 0 से लेकर 14 तक। यहाँ पर मैंने इस पीएच स्केल के अंदर कुछ पदार्थों के पीएच मान रखे हैं। गैस्ट्रिक एसिड का 1 होता है, लेमन जूस का 2 होता है, ऑरेंज जूस 3 होता है, टोमेटो जूस 4 होता है। ऑरेंज जूस के साथ में यहाँ पे मैंने आपको सेब का जूस भी बताया था विद्यार्थियों, सेब का जूस, इसका पीएच मान भी कितना होता है, 3 होता है।
टोमेटो जूस का कितना होता है? 4 होता है। ब्लैक कॉफी का 5 होता है। एक आप विद्यार्थियों याद रख सकते हो 5.4 ये किसका होता है? अम्लीय वर्षा का पीएच मान होता है। अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है? 5.4 से 5.6 होता है। नॉर्मली आप 5.4 याद रख सकते हो। यूरिन या मूत्र इसका पीएच मान 6 होता है। और अगर हम बात करें हमारे मुख के पीएच की, तो मुख का पीएच कितना होता है? 6.5 होता है। अगर हम बात करें शुद्ध जल की, डिस्टिल्ड वाटर की, तो डिस्टिल्ड वाटर का जो पीएच मान होता है वो 7 होता है। अगर बात करें समुद्री जल की, समुद्री जल का पीएच मान होता है 8, पीने योग्य नहीं है। ये जो जल होता है ये पीने योग्य नहीं होता है, पीने योग्य नहीं होता है। बेकिंग सोडा पीएच मान 9 होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया पीएच मान 10 होता है। अमोनिया का सॉल्यूशन 11 होता है। साबुनी जो जल होता है उसका पीएच 12 होता है। ब्लीच का पीएच 13 होता है। एक पीएच आप याद रख सकते हो विद्यार्थियों, रक्त का, ब्लड का। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है, 7.4 होता है। तो इस वीडियो के अंदर तो फिलहाल विद्यार्थियों हम इतना ही पढ़ेंगे। तो विद्यार्थियों इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को आप लाइक कर दें, इसको शेयर कर दें अपने अधिक से अधिक मित्रों तक। आप हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।